हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। मैं आशा करता हूँ कि आप सब और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होगा। इस कोरोना के समय में हम सभी को बड़ी सावधानी से अपने कार्य में लगे रहना है। तो आइए शुरू करते हैं ज्योग्राफी चैप्टर में, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द अर्थ। क्या नाम है? एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द अर्थ। इन द प्रीवियस चैप्टर before our exam we discussed about the internal forces of the earth, and internal forces of the earth we were talking about earthquake and volcanoes. But in this chapter we will know that how and which external forces affect the earth and in which ways. Okay, so let's begin the chapter. We will take a quick glance that what will be discussed in this chapter. Initially, we will discuss about the external forces. After that, rivers, winds, glaciers, and ocean waves. And in the last, we will discuss about the different landforms created by the various agents. Okay, so come on the topic very fast. Earthquake and volcanoes, which I already told you, have bring about sudden changes in the earth crust and we can notice them. जब भी earthquake आता है या volcanoes की वजह से हमें पृथ्वी में, अर्थ में सडन चेंजेस दिखते हैं, अचानक होने वाले कुछ बदलाव नज़र आते हैं जिसको हम नोटिस भी करते हैं। देयर आर, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बदलाव भी हैं जो कि बहुत धीरे से होते हैं, और ये इतने धीरे धीरे होते हैं कि हम इनको नोटिस ही नहीं कर पाते। इनको इतना लंबा समय लग जाता है कि जो मानव का जीवन है, जो इंसान का जीवन है, वह उस जीवन में यह देख ही नहीं पाता कि अच्छा यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ भी है या नहीं हुआ है। दीज स्लो चेंजेस अकर ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस, और जो ये चेंजेस होते हैं ये एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होते हैं। और ये चेंजेस क्या हैं या कैसे होते हैं, उनके नाम है वेदरिंग एंड इरोजन। These are the process by which these changes occur. Okay, these are the process. One is weathering, other is erosion, which helps to change in the earth's structure, in the landforms. So आइए जानते हैं कि how the weathering will affect, how weathering affects the structure of the earth. First of all, we will discuss about the weathering. वेदरिंग होती क्या है? डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज वेदरिंग। यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो जब टूटते हैं, वो जब टूट जाते हैं तो उनकी टूटने की जो प्रक्रिया होती है और यहाँ से वहाँ अलग अलग होने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। द प्रोसेस ऑफ disintegration and decomposition of rocks. The process of disintegration and decomposition of rocks on the surface of the earth is known as weathering. So how many types of weathering is there? Weathering is of 3 types. Weathering is of 3 types. First type is physical weathering, second type is chemical weathering, third type is biological weathering. So in physical weathering there are few processes by which it happens. The insolation process, frost, wind, these factors help in the physical weathering. Insolation आपको पता होगा, नहीं पता ध्यान सुनिए। insolation होता है when in a particular area sun rays always affects, जब किसी भी एक एरिया में लगातार सूरज की किरणें पड़ती रहती हैं और उस सूरज की किरणों के पड़ने की वजह से जो वह वहाँ पर ताप बनता है, उसमें जो तपन बनती है, उससे जब वह चट्टान टूट जाती है तो उसको हम कहते हैं इंसोलेशन। बेसिकली इंसोलेशन सिर्फ इतना है कि किसी स्पेसिफिक जगह पर सन रेज का डायरेक्टली और कंटिन्यूसली पड़ना। ध्यान रखना, इंसोलेशन दैट मीन्स सोलर रेडिएशन। इंसोलेशन मीन्स सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन के बारे में जब बात हो, स्पेसिफिक एरिया में जब उसकी रेडिएशन पड़ती हैं, उसको हम कहते हैं इंसोलेशन। नेक्स्ट है फ्रोस्ट। अब फ्रोस्ट आपने देखा होगा सर्दियों के समय में, पाला जिसको आप बोलते हैं,
भाई जो पेड़ पौधों पर आपको ऊपर एक बर्फ़ की चादर से दिखाई देती है उसको आप कहते हैं फ्रोस्ट। नेक्स्ट है विंड। सो दीज आर द नेम ऑफ फ्यू एजेंट्स विच कॉजेज फिजिकल वेदरिंग। लिखा भी हुआ है आर द एजेंट्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग विच डिसइंटीग्रेट रॉक्स इनटू ब्लॉक्स एंड ग्रेन्यूल्स। अब इन सब की प्रोसेस की वजह से, इन सब की हेल्प से एक्चुअल में क्या होता है, इन सब की हेल्प से हम देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो टूट जाती हैं। इंसोलेशन से या फ्रोस्ट से या विंड से, इनकी हेल्प से जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में, वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिसइंटीग्रेट टूट जाती हैं। केमिकल वेदरिंग क्या होता है? जब यही काम आपका केमिकल की हेल्प से होता है, जब यही काम आपका केमिकल की हेल्प से होता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेज आर द एजेंट्स ऑफ केमिकल वेदरिंग। ये तीन गैसेज होती हैं, कौन कौन सी? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इन गैसेज को हम कहते हैं कि ये एजेंट्स हैं किसके? केमिकल वेदरिंग के। दीज गैसेज व्हेन डिजोल्व इन रेन वाटर, जब ये गैसेज रेन वाटर में मिल जाती हैं, जब बारिश होती है उस बारिश के पानी के साथ ये गैस मिल जाती हैं, नेट ओवर रॉक्स टू डिकम्पोज दैम, एक्ट ओवर रॉक्स, तो ये किसी भी रॉक्स के ऊपर, किसी भी चट्टान के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ती हैं, अपना इफेक्ट छोड़ती हैं, और छोड़ने से क्या होता है, वह जो रॉक होती है वह डिकम्पोज होने शुरू हो जाती है, वह टूटनी शुरू हो जाती है, वह नष्ट होने शुरू हो जाती है। So these are the effects of either in physical weathering or in chemical weathering by their agents. Last weathering is biological weathering. So in biological weathering, vegetation, animals and human beings are the agents of biological weathering. Are the agents of biological weathering. जैसे हमने पढ़ा physical weathering के agents insolation, wind, frost, हमने पढ़ा केमिकल वेदरिंग के एजेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह बायोलॉजिकल वेदरिंग के भी एजेंट्स होते हैं, वो चाहे वेजिटेशन हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो। प्लांट रूट्स पेनिट्रेट डीप इनसाइड द अर्थ। आपने देखा होगा, आप किसी पहाड़ी पर जाते हो तो वहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं, तो वो जो पेड़ हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, उनकी जड़ें भी तो होंगी, और जब वो जड़ें होंगी तो वो जड़ें ज़मीन में होंगी। जब वो ज़मीन में होंगी तो कहीं ना कहीं उसको छेदते हुए, कहीं ना कहीं वो जो मिट्टी होती है, जो चट्टान की पकड़ होती है आपस में, उसको भी तो ढीली करती होगी। ठीक है भाई, आपकी ये चट्टान बिल्कुल ठोस बनी हुई है, लेकिन आपने यहाँ पे एक प्लांट लगाया। इस प्लांट को लगाने से, इस ज़मीन में रोक है बहुत बड़ी, इसमें आपने एक प्लांट लगा दिया, अब ये इसकी जड़ें फैल रही हैं। जब ये इसकी जड़ें फैलेंगी तो इन जड़ों के फैलने से क्या होगा? इन जड़ों के फैलने से बेसिकली इसके बीच में जगह बन जाएगी। ठीक है, और जब ये जगह बन जाएगी, जड़ फैलती जाएगी, मोटी होती रहेगी, तो इन जगह के बनने से क्या होगा? मिट्टी ढीली हो जाएगी, और ढीली से वह फिर ईजिली टूट भी जाएगी, जो वह बड़ी चट्टान थी। ठीक है, इसी तरह आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स हैं भाई, रैबिट्स हैं, मोल्स हैं, जो ज़मीन के अंदर रहते हैं। तो ये लोग ज़मीन के अंदर रहने के लिए क्या करते हैं? ज़मीन को खोदते हैं, और जब ज़मीन को खोदेंगे, चट्टानों खोदेंगे, तो वो अंदर से हॉलो हो जाएगी, दैट मीन्स खोखली हो जाएगी, तो वो बड़ी ईजिली बाहर या वहाँ से टूट सकती है। नेक्स्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है? जैसे कि मानो आपको पता है लगातार पेड़ काट रहा है, माइनिंग, खाने खोद रहा है, तो ये सब अपना सहयोग दे रहा है किसमें? वेदरिंग में, बड़ी बड़ी रॉक्स को टूटने में, बड़ी बड़ी जगह जो मिट्टी अच्छी ठोस हो रही है उसको खोखली करने में, ये सब एजेंट्स जो हैं अपना अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, नेचुरली भी और फिजिकली भी। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेदरिंग। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेदरिंग: फिजिकल, केमिकल एंड biological weathering. In physical weathering there are few agents such as insolation, frost and wind. In chemical weathering there are few agents: oxygen, hydrogen, carbon dioxide. Same in biological weathering, vegetation, animals and human beings are the agents. ठीक है, so these all contribute in weathering in a very
continuous manner. So for I think weathering is clear to you. Now we will move on the next topic, and next topic is erosion. Next topic is next point, the work of rivers. द वर्क ऑफ रिवर्स. अब इस वर्क ऑफ रिवर्स में हमें ये देखना है कि एक रिवर कैसे एजेंट की तरह काम करती है, और एजेंट किस लिए, वेदरिंग के लिए होगा या फिर इरोजन के लिए होगा. सिंपल. आइए, द वर्क ऑफ रिवर्स फ्रॉम सोर्स टू माउथ. इस लाइन का मतलब है कि रिवर जहाँ शुरू होती है वहाँ से लेकर अब जब वो लास्ट में समुद्र में, सी में, ओशन में मिल जाती है वहाँ तक इसके कितने कोर्स हैं, कितने रूप हैं, क्या क्या ये काम करती है, वो सब हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे. द कोर्स ऑफ ए रिवर में बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. 3 सेक्शन में कोर्स को बांटा गया है. सबसे पहले द अपर कोर्स, और आपको बता दूं अपर कोर्स को हम माउंटेन कोर्स भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि अपर कोर्स वह जगह है जहाँ से एक रिवर स्टार्ट होती है, जहाँ से एक रिवर का सोर्स है, जहाँ से एक रिवर स्टार्ट होती है, उस जगह को हम कहते हैं अपर कोर्स. ड्यूरिंग द अपर कोर्स रिवर मेनली फ्लोज थ्रू माउंटेन्स. ड्यूरिंग अपर कोर्स आपको पता है जितनी भी नदियाँ हैं भाई, आपकी गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारी नदियाँ बिल्कुल पहाड़ियों से निकल के आती है. आपको पता है गंगा गंगोत्री से निकल कर आती है, जो कि आपकी उत्तराखंड से भी ऊपर है. ठीक है, उत्तराखंड से भी ऊपर है. तो उत्तराखंड पहाड़ियों में है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द अपर कोर्स, अपने सबसे ऊपरी पायदान पर जब गंगा बहती है या नदी बहती है, वो माउंटेन से होते हुए बहती है. ड्यू टू द स्टीप स्लोप्स it gets tremendous capacity to erode the land. और आपने देखा होगा कि पानी जब खड़ी चढ़ाई से आता है तो वह बहुत तेज़ आता है. जब पानी किसी स्टीप स्लोप मतलब आपने देखा होगा कि भाई माउंटेन अक्सर ऐसी आपको देखने को मिलेगी. फॉर एग्जांपल कि यहाँ से उसका सोर्स है, क्या है कि भाई यहाँ से उस नदी का सोर्स है, तो वो सोर्स यहाँ से होगा और ये नीचे की ओर बहेगा, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली एक प्लेन सरफेस के. भाई एक नदी यहाँ से बह रही है और वह पानी यहाँ पे भी जा रहा है, तो यहाँ पे उसका फ्लो बहुत कम होगा और यहाँ पे उसका फ्लो, उसका बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ होगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ होगा. जब मान लो आपने टंकी चलाई, टंकी आपकी यहाँ पे लगी हुई है, इस तरह पानी बह रहा है तो बहुत तेज़ बहता है. आपने यहाँ पे पानी लगाया और इसको ऐसे रखा, तो यहाँ पे जो उसका फ्लो होगा वह बहुत कम होगा. ठीक है, ओके. जॉर्जेस, जिसको आप गोर्ज कहते हैं, गोर्ज, कैनियंस, वी शेप्ड वैलीज आर द टिपिकल लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय अ रिवर इन दैट पार्ट. अब जो गोर्ज है और कैनियन है, गोर्ज क्या होता है, ये आपका एक माउंटेन है, ये आपके माउंटेन है. इन माउंटेन में जब लगातार पानी बहता रहता है, वॉल्यूम्स ऑफ वाटर इज लेस. आपको पता है कि इन पहाड़ों में पानी बहुत कम होता है. ठीक है, बट फ्लो इज़ वेरी स्विफ्ट. लेकिन इनका एक स्लोप होने के कारण जो फ्लो होता है वो बहुत तेज़ होता है. द स्ट्रीम फ्लोज रैपिडली थ्रू द रॉक्स. अब जो पानी का बहाव है, उसकी धार है, वह लगातार इस रॉक से होती हुई आगे बहती रहती है. इफ़ द डाउन कटिंग इज़ वेरी रैपिड, अगर नीचे की जो कटाव है बहुत ज़्यादा तेज़ है, अ स्टीप साइड जॉर्ज इज़ फॉर्म्ड, तो इसके साइड में कैसे, मान लो ये आपका पहाड़ है इधर, ठीक है, यहाँ से पानी बह रहा है, तो जो पानी बहेगा वह लगातार बहता रहेगा. और ये जो मिट्टी यहाँ बनी हुई है, ये जो मिट्टी यहाँ से कट रही है, इसके कटने की वजह से इस पहाड़ के यहाँ से एक छोटा सा रास्ता, संकर सा रास्ता तैयार हो जाएगा. ठीक है भाई, वो चट्टान पे जो लगातार पानी घूमता रहेगा, बार बार लगता रहेगा, तो उसकी चोट से उस चट्टान में से एक छोटा सा रास्ता बन जाएगा, जिसको आप कहते हो बहुत ही अ नैरो पाथ, अ नैरो वे. ओके, नैरो, NARROW. और इस नैरो पाथ को, इस नैरो वे को
हम कहते हैं गॉर्ज। ठीक है, अ ग्रेटर साइज ऑफ गॉर्ज इज नोन एज कैनियन। लेकिन जब यही गॉर्ज, ये नैरो पाथ वाइड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, उसको आप कहते हैं कैनियन। ठीक है, तो एक बार फिर आपको बताता हूँ गॉर्ज के बारे में। फॉर एग्जांपल ये आपकी माउंटेन्स हैं। ठीक है, ये आपकी माउंटेन्स हैं और ये माउंटेन से सपोज यहाँ पे इसका सोर्स है किसका, रिवर का। ये पानी यहाँ बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, बहते बहते इसका भाव बहुत तेज़ है, फ्लो बहुत तेज़ है, तो लगातार यहाँ पर चोट लग रही है और चोट लगने से यहाँ पे इसने एक नैरो पाथ तैयार कर दिया और यह पानी अब यहाँ से भी बहने लगा। ठीक है, अब जो इन पहाड़ियों के बीच से नैरो पाथ तैयार हुआ, वह जो संकरा रास्ता तैयार हुआ, वह जो बहुत बारीक रास्ता तैयार हुआ, उसको हम कहते हैं गोर्ज। उसको हम कहते हैं गोर्ज। और जब ये रास्ता जब बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, वाइड हो जाता है, तो इस रास्ते को हम कहते हैं कैनियन। क्या कहते हैं, कैनियन। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल बता रखा है द ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है, यूएसए में। कहाँ पर है, यूएसए में। और ये कौन सी रिवर से बना है, कोलोराडो रिवर। यूएसए की जो कोलोराडो रिवर है, उसने एक बहुत बड़ा कैनियन बनाया हुआ है जिसका नाम है द ग्रैंड कैनियन। क्या नाम है, ग्रैंड कैनियन। आइए, अब ये बात थी गोर्ज की। अब हम चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। किसकी ओर, वाटरफॉल की ओर। अब वाटरफॉल आपने सुना होगा क्या होता है, झरना होता है। क्या होता है, झरना होता है। अब झरना कैसे बनता है, आपने देखा है झरना कैसे बनता है, जब बहुत ऊपर से पानी नीचे की ओर गिरता है और एक लेयर की फॉर्म में गिरता है, एक लेयर की फॉर्म में गिरता है, उसको आप वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, वाटरफॉल इट फॉर्म्स वेयर द अल्टरनेट लेयर्स ऑफ हार्ड एंड सोयल सॉफ्ट रॉक्स आर फॉर्म। जहाँ पर इस तरीके से, ये इस तरीके से रॉक्स लगी होती हैं, कहीं हार्ड कहीं सॉफ्ट, और यहाँ पर आखिर में आकर नीचे की ओर पानी बहता है, उसको आप वाटरफॉल कहते हैं। द swirling action of water cuts away the underlying soft rocks more easily than the harder rocks lying above. Thus, a stream is formed that gradually changes into a waterfall. Niagara Falls is the world's famous waterfall. यहाँ पे इसने बताया कि भाई जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं उसको वाटर की जो स्ट्रीम है वो बड़ी आसानी से काट देती हैं। ठीक है, और इसी तरीके से कट कट कर ये वाटरफॉल का रूप ले लेती हैं। इसी में इसने एक बताया एग्जाम्पल कि जो नायग्रा फॉल है, आपने सुना भी होगा कि नायग्रा फॉल पूरी दुनिया का सबसे फेमस वाटरफॉल है। नायग्रा फॉल पूरी दुनिया का सबसे फेमस वाटरफॉल है। इसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है। द टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे लंबा जो वाटरफॉल है, ऊंचा जो वाटरफॉल है, वो एंजल फॉल्स है। कौन सा, एंजल फॉल है, जिसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है। द फॉल इज सो लॉन्ग दैट व्हेन समर, और यह इतना लंबा है कि आप कह सकते हैं जब यहाँ पर गर्मियाँ शुरू होती हैं, समर सीजन शुरू होता है, तो इस जगह पर एक मिस्ट बन जाती है। होता है ना, जब पानी से वो एक भाप से निकलती है और उस जगह को पूरा बादल की तरह बना देती है, ऐसा ही वहाँ पर मौसम रखती है। एंजल फॉल्स नेम्ड आफ्टर अमेरिकन पायलट। अब इस जो ये फॉल था, ये झरना था, इसका नाम एंजल कैसे पड़ा, तो एक अमेरिकन पायलट था जिसका नाम था जिमी एंजल। क्या नाम था, जिमी एंजल। जिमी एंजल ने इस फॉल के ऊपर से 1935 में अपने जहाज़ को उड़ाया था। इस फॉल के इतना ऊंचा होने के बावजूद इन्होंने इसके ऊपर से अपना जहाज़ उड़ाया था, और उनकी इस बहादुरी को देखते हुए, उनके इस ब्रेव डिसीजन को देखते हुए इस फॉल का नाम एंजल फॉल रख दिया गया था। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द अपर कोर्स ऑफ द रिवर। दिस वाज ऑल अबाउट द अपर कोर्स ऑफ द रिवर। नाउ वी विल मूव ऑन द मिडिल कोर्स। Now we will move on the middle course, or in the middle course we will talk about the plain region. About the plain region. क्यों, आपने देखा कि जब पहाड़ों से नदियाँ आती हैं तो वो पहाड़ों से आने के बाद प्लेन में तो आएंगी। भाई ये यहाँ पर आपकी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है।
अब ये पहाड़ियाँ जहाँ ख़त्म हुई, यहाँ से प्लेन रीजन शुरू हो गया। ठीक है भाई, ये पहाड़ियाँ कहीं पर खड़ी तो हैं, आप ये मान सकते हैं कि ये पहाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, तो ये जो रीजन है ये प्लेन रीजन है। बना कैसे होगा भाई? ये बना ऐसे होगा कि जो ये नदी यहाँ से इसका सोर्स है, यहाँ से पानी बहना शुरू हुआ, आते आते अपने साथ साथ यहाँ से बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारी रोक के छोटे छोटे पीसी लेकर आ गई। आते आते जब यहाँ पे फ्लो तेज़ था तो वो साथ बहने लगे, लेकिन आगे आगे से वो आगे चले गए, आगे चले गए। आगे जाने के बाद क्या हुआ, वह उसको आगे नहीं ले जा पाए और यहाँ पर एक प्लेन रीजन यहाँ पर फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर वो जो सेडिमेंट्स थे, दोज टिनी पार्टिकल्स ऑफ सोयल और rocks, those are deposited on that place, that's why this region occurs, this region forms। अब ये जो फॉर्म हुआ, ये बना, इस रीजन को हम कहते हैं प्लेन्स। क्या कहते हैं? प्लेन्स। इन द मिडिल कोर्स, जो इसका मिडिल कोर्स है किसका? रिवर का। द रिवर एंटर्स द प्लेन्स, तो यहाँ पे रिवर कहाँ पे आ गई? प्लेन में आ गई, अभी आपको बताया। इन दिस स्टेज द स्लोप इज नॉट सो स्टीप। अब यहाँ पे हमने देखा भाई, मान लो ये पहाड़ से आई, ठीक है, आ गई, लेकिन अब जो यहाँ पे आई तो भाई ये इतना थोड़ी स्लोप है भाई। पहाड़ का स्लोप ज़्यादा होता है, माउंटेन का स्लोप ज़्यादा होता है, लेकिन प्लेन का स्लोप तो इतना नहीं होता, वो तो आपको एक लेवल में होता है। द रिवर वाटर कैरीज सेडिमेंट्स विद इट। अब जो रिवर वाटर होता है ये अपने साथ सेडिमेंट लेकर आते हैं और ये सेडिमेंट यहाँ पर इकट्ठे होते रहते हैं। दे सेडिमेंट्स आर डिपोजिटेड, यहाँ पर इकट्ठे होते रहते हैं। अब जिस तरीके से डिपॉजिट होते हैं उसके बिहाफ पर कुछ फॉर्म्स यहाँ दी गई हैं, उस फॉर्म्स को आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। सबसे पहली फॉर्म बताई है मेंडर्स। सबसे पहली फॉर्म बताई गई है मेंडर्स। अब मेंडर्स क्या है? यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई गई है, ये आपकी जो इमेज है ये मेंडर्स की इमेज है। अब ये बनते कैसे हैं, क्या होते हैं, उसको आप समझिए दोस्तों। व्हेन द रिवर एंटर्स द प्लेन, जैसे ही इस प्लेन में रिवर ने एंटर किया, और कहाँ से किया? माउंटेन से किया। माउंटेन से आकर जब प्लेन में एंटर किया, इट ट्विस्ट एंड टर्न्स टू फॉर्म लार्ज बैंड्स नोन एज मेंडर्स। तो आपने देखा कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताया दूँ, सपोज करो यहाँ पे एंटर किया, ठीक है, कहाँ पर एंटर किया? इसने इस पॉइंट पर एंटर किया और यहाँ पर एंटर करते ही ये ऐसे चली, फिर ऐसे घूम घूम कर इस तरीके से लहरा कर बलखा कर ये यहाँ पे बहने लगी। ठीक है, तो जो इसका ये लहराना और बलखाना है, इस लहरावट और बलखावट को नाम दिया जाता है मेंडर्स। ठीक है, ध्यान देना, सीधी नदी के लिए नहीं बोला गया, जो नदी इस तरह लहरा लहरा कर आगे बढ़ी है उसको नाम दिया गया है मेंडर्स। द ट्विस्टेड रिवर is known as the meanders. This term is derived from the river meander of Asia Minor, which in its lower course runs through a twisting course। और जो ये meander नाम पड़ा है दोस्तों, ये meander नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि एक रिवर है एशिया में जिसका नाम है meander। ठीक है, जो बड़ी ट्विस्टिंग करते हुए आगे बहती रहती है, इसलिए इसको हमने बोला है meander। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ऑन बो लेक, ओक्स बो लेक। अब इसमें ओक्स आपको पता है किसको कहते हो आप? बैल को। बो किसको कहते हो? बो कहते हो आप धनुष को। लेक झील, लेक किसको कहते हो? झील को। तो अब यहाँ पे आप देखो दोस्तों कि ये मेंढर यहाँ शुरू हुई, ठीक है, अब ये शुरू हुई, अभी तो इस तरह से बह रही है, लेकिन इन केस अगर ये यहाँ से ना बहकर और ये थोड़े दिनों के बाद अपना ऐसे चलते 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 सीधी इससे मिल जाए, सीधी आगे की ओर मिल जाए, तो ये जो आगे की ओर मिल रही है, अब इसके मिलने से क्या हुआ? इसके मिलने से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई। ठीक है ना, और ये स्ट्रक्चर कैसी है? एस शेप आप कह सकते हो कि ये तो एस शेप है, या आप कह सकते हो कि ये हाफ मून स्ट्रक्चर है, हाफ सर्किल स्ट्रक्चर है। अब जो ये हाफ मून स्ट्रक्चर है, खाली तो ये भी नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा पानी तो यहाँ से आ ही रहा था और अब भी आ रहा था, अब भी आ रहा है। तो ये क्या होती हैं? ये लेक्स बन जाती हैं,
और इन लेक्स को जो ये हाफ मून स्ट्रक्चर होती है या बो स्ट्रक्चर होती है, इसलिए हम इनको ओक्स बो लेक कहते हैं, ओक्स बो लेक कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना एक बार फिर। सपोज करो यहाँ से ये आपकी रिवर आ रही है और ये यहाँ पर न जाकर, यहाँ से न जाकर ये अपना रास्ता चेंज कर ले और चेंज कर कर ये सीधी आकर इसमें मिल जाए। जब ये सीधी यहाँ से यहाँ मिल जाएगी, सो दिस पोर्शन विल बिकम ओक्स बो लेक। क्यों? क्योंकि इसकी जो फॉर्म है एक हाफ मून फॉर्म है, हाफ स्ट्रक्चर फॉर्म है, एक बो फॉर्म है, इसलिए अब इन फ्यूचर इट विल बिकम द लेक नॉट द रिवर। ओके, सो दिस लेक विल बी नोन एज ओक्स बो लेक, क्योंकि ये इस रिवर का हिस्सा थी, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस ये सीधी हो गई और ये यहाँ पर लेक रह गई। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट फ्लड प्लेन। अब देखिए इसके नाम में ही छिपा हुआ है फ्लड प्लेन। फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़। फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़। तो यहाँ पर लिखा हुआ है समटाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक ड्यू टू हैवी डाउनपोर। ज़्यादा पानी आने की वजह से नदियों के ऊपर से पानी बहने लगता है, दिस कॉजेज फ्लड, इसकी वजह से बाढ़ आती है। कहाँ पर? नदी के आसपास के इलाकों में। एज इट फ्लड, जैसे ही बाढ़ आती है, इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ द फाइन सोयल। तो जब बाढ़ आएगी भाई, नदी के साथ कुछ मिट्टी भी आएगी, तो जो मिट्टी है वो कहीं पर इकट्ठी भी होगी, और जब वो इकट्ठी हो जाती है नदियों के किनारे पर, जब उस नदी के किनारे पर वे जो सेडिमेंट्स हैं वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल प्लेन कॉल्ड फ्लड प्लेन। तो जहाँ पर वो इकट्ठी होगी वहाँ पर नई ज़मीन बन जाएगी, एक नई आकृति बन जाएगी, नई लैंड फॉर्म्स बन जाएगी, तो उस लैंड फॉर्म्स को हम कहते हैं फ्लड प्लेन। मतलब फ्लड प्लेन क्यों कहा? क्योंकि उस बाढ़ की वजह से जो सेडिमेंट्स इकट्ठे हुए उसके बैंक पर, उसके किनारों पर, उससे एक नया प्लेन तैयार हो गया, दैट इज नोन एज फ्लड प्लेन। नेक्स्ट है लेवी। लेवी, व्हेन द बैंक्स ऑफ ए रिवर आर रेज्ड ड्यू टू द कंटिन्यूअस कलेक्शन ऑफ द सेडिमेंट्स इट कैरीज, दीज रेज्ड बैंक्स आर नोन एज लेवीज। लेवीज क्या है समझो। ये आपकी नदी के दो किनारे हैं, ठीक है, ये आपकी रिवर के 2 बैंक्स हैं, और इन बैंक्स पर, यहाँ पर, कहाँ पर? इन बैंक्स पर लगातार यहाँ पर सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं दोस्तों। इन बैंक्स पर लगातार सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, और इकट्ठे होने की वजह से इनकी जो हाइट है वो लगातार बढ़ रही है, इनकी जो हाइट है लगातार बढ़ रही है। So the increase in the height of the banks due to the deposition of sediments is, these raised banks are known as levees. These raised banks are known as levees. Try to understand. These are the 2 banks of the river, and on these banks sediments continuously deposits, and the banks become raised and the banks become high, so these raised banks is known as levees. Clear? Okay, I think that middle course is also clear to you. Now we will move on the next topic, and the next topic is lower course. Next topic is lower course. The lower course, सबसे नीचे की ओर जो भाव है, भाई आपने पढ़ा माउंटेन से इसका फ्लो शुरू हुआ, माउंटेन से शुरू होकर प्लेन में स्टार्ट रखा, प्लेन के बाद फिर भी जहाँ यह जाती है, भाई प्लेन के बाद कहाँ? आपके सी में मिलेगी, ओशन में, या आपको पता है कि आपका एक बे ऑफ बंगाल है, उसमें भी कुछ रिवर जाकर मिल जाती हैं। चलिए, इन द लोअर कोर्स ऑफ रिवर इट मेनली डिपॉजिट सेडिमेंट्स। सबसे नीचे जब जाती रहती हैं तो वहाँ पर जितना भी अपने साथ में डिपॉजिट्स लेकर, सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, वह सब वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इन दिस कोर्स अ रिवर बिकम्स हैवी ड्यू टू द ह्यूज लोड ऑफ सेडिमेंट्स इट कैरीज एंड फॉर्म्स अ डेल्टा। अब मान लो, आप ये मानो कि ये एक माउंटेन है, यहाँ से ये माउंटेन है, ये प्लेन है, और ये जो प्लेन है कहीं थोड़ा सा कर्व है इसमें, और एक फिर ये लास्ट आ गया।
ठीक है। सो जब कोई रिवर स्टार्ट हुई यहाँ से पूरे फ्लो में आ रही है, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं। वो सेडिमेंट्स अब यहाँ फ्लो कम होता गया तो वो सेडिमेंट्स आगे नहीं जा पाए, यहाँ पर रहने शुरू हो गए। जो बचे कुछ थे फिर यहाँ पर आकर, अब मान लो ये फ्लो थोड़ा ज़्यादा हुआ तो वो सारे के सारे आकर फ्लो, सारा सेडिमेंट्स यहाँ पर इकट्ठा होने लगा। अब जब यहाँ पर इकट्ठा होने लगा, पीछे पानी आ रहा है, सो अब क्या करेगा, देखो इसको समझो। मान लो ये सेडिमेंट यहाँ पर इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब जो ऊपर से अब भी पानी आ रहा है, जो फ्लो आ रहा है, जो रिवर आ रही है, वो थोड़ी यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, इस तरीके से बहेगी, क्योंकि पूरा सेडिमेंट्स तो लेकर नहीं जाएगी, इस तरीके से बहेगी। और जब वह इस तरह फ्लो करेगी तो इस स्ट्रक्चर को, जो आपकी ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डेल्टा। याद रखना, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डेल्टा। अगर कोई क्वेरी हो बेटा ज़रूर पूछ लेना, कोई भी शर्माने की बात नहीं है कि जब ये रिवर आपके ऊपर से फ्लो कर रही है, फ्लो करते हुए सेडिमेंट्स इसका आ रहा है और वह सेडिमेंट यहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा हो गया और इकट्ठा होने की वजह से उसने पाथ को ब्लॉक कर दिया। अब जो ऊपर से पानी का फ्लो है, जो रिवर वाटर है उसका फ्लो है, वह यहाँ पर इस तरीके से बह रहा है और इस एरिया को, इस मेथड को, इस तरीके को हम इसको कहते हैं, ये इसने डेल्टा फॉर्म किया। क्या किया, डेल्टा फॉर्म किया। द वर्ड डेल्टा रेफर्स टू द फैन शेप्ड एलुवियल ट्रैक्ट ऑफ लैंड विच इज फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ ए रिवर। और ये रिवर जो ये डेल्टा है कहाँ बनता है, ये रिवर के माउथ पर। माउथ मतलब कि मान लो ये आपका सी है, ये मानो ये आपकी रिवर आ रही है, तो ये रिवर जब इस सी में, इस ओशन में मिलने की कोशिश करेगी तो यहाँ पर जो ये है, ये यहाँ पर फॉर्म होता है, इसलिए हम इसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है। द हैवीएस्ट डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, द हैवीएस्ट डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स अकर्स इन द डेल्टा रीजन। सबसे ज़्यादा सेडिमेंट जो इकट्ठा होता है वो आपका इकट्ठा होता है डेल्टा रीजन में। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एट द माउथ ऑफ द रिवर, वाटर गेट्स ब्लॉक्ड। अब जो ये आपका सिल्ट है, जो ये आपके सेडिमेंट है, जो ये आपके सोयल के पीसीज हैं या सोयल है, इसको हम सिल्ट कहते हैं और ये आकर रिवर के माउथ पर इकट्ठा हो जाते हैं, उसके मुंह पर इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से पानी रुकने लगता है। और जब पानी रुकेगा तो वह अपना रास्ता ढूंढेगा और जब उसको रास्ता मिलेगा तो वह किसी भी रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। As a result, the level of the river rises and the water is unable to find its way। तो जब पानी आगे नहीं बढ़ पाता है, पीछे से पानी का प्रेशर बढ़ता रहता है, पानी का लेवल बढ़ता रहता है, the water then runs from the main river and gets divided into several streams। जो मैंने आपको बताया कि इन स्ट्रीम से होते हुए वह आगे बढ़ जाता है। These streams are known as distributaries। ये जो स्ट्रीम्स होती हैं इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। मान लो ये ऊपर से गंगा आई, ठीक है, मेन रास्ता है, उसके फिर छोटे गांव में छोटे छोटे करके ये अलग अलग दिशाओं में फैल गई। तो ये तो उसकी मेन रिवर है, लेकिन जो इससे निकली हुई हैं इनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। दिस डिस्ट्रीब्यूटरीज गिव द डेल्टा ए ट्रायंगुलर शेप। अब मैंने अभी आपको बताया जो डेल्टा बना, मान लो ये डेल्टा बना तो किस फॉर्म में बना, ट्रायंगल फॉर्म में। भैया रिवर आई, यहाँ पे सब कुछ डिपॉजिट हो गया, अब ये इस तरीके से आगे बढ़ती रहती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की फॉर्म में। तो ये आप अगर देखो ये शेप क्या बनी, एक ट्रायंगुलर शेप बनी। द सोयल ऑफ दिस रीजन इज एक्सट्रीमली फर्टाइल। और इस एरिया की, इस डेल्टा की जो सोयल होती है वो इतनी ज़्यादा उपजाऊ होती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी फसल होती है। द सुंदरबन डेल्टा, द सुंदरबन डेल्टा। अब ये सुंदरबन डेल्टा का नाम क्यों लिया, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है। और ये डेल्टा आपके देश में आपकी नदियों के द्वारा, एक गंगा और एक ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियाँ मिलकर इस डेल्टा को फॉर्म करती हैं, जिस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है,
दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे सुंदरबन डेल्टा। किस रिवर की हेल्प से फॉर्म होता है? ये गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर की हेल्प से फॉर्म होता है। क्लियर? ओके। सो स्टूडेंट्स, आज हम इसको यहीं तक रखेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट दिस लेसन। सो टिल देन वॉच दिस वीडियो, and if you have any query, so you can call me on ask on my WhatsApp number. Thank you. Have a nice day. अपना ध्यान रखो और ध्यान से पढ़ाई करो।